हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने बचे हुए ये लास्ट 20 डेज को किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर बात की थी कि आपको टारगेट करना चाहिए कि आप अपना 70-80% सिलेबस कवर कर पाओ। कि सिलेबस कवर करने के बारे में हमने बात की थी और वहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में भी बात की थी कि अगर आपके ये सब्जेक्ट्स वीक है तो आप इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को टारगेट कर सकते हो। इसके बाद मेरे पास एक बच्चे ने कमेंट मेल किया था मेरे पास कि अगर मैं फिजिक्स के लिए एस सी वर्मा और लास्ट 10 ईयर्स के पीवाई क्यूज कर लेता हूँ, क्या मेरा हो जाएगा? भाई सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप कोई भी एक नई बुक अभी खोल रहे हो, क्या वे आप नई बुक सोल्व कर पाओगे? वे नई बुक छोड़िए, आप ये बताइए कि आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे इस स्टेज में 20 डेज में? चलो मैं थोड़ा आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हमारे मान लीजिए, आपको पता होगा कि लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 100 क्वेश्चन है। मोर देन, ये मैं कम बोल रहा हूँ, मोर देन 100 क्वेश्चन है। और अराउंड हमारे पास हर सब्जेक्ट्स के अराउंड हमारे पास 25 से 30, तो हम कैलकुलेशन के लिए 30 ले लेते हैं। 25 से 30 चैप्टर्स है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट्स के 3000 क्वेश्चन हो जाते हैं पी वाई क्यू जेई मेन्स के 10 ईयर्स के, इससे ज़्यादा। और 3 सब्जेक्ट्स के 9000 पी वाई क्यू 3 सब्जेक्ट्स के हो जाएंगे। और हमारे पास दिन कितने हैं? 20 दिन। तो 20 दिन से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितने कितने चैप्टर्स पर डे आएंगे? 450 क्वेश्चंस पर डे। तो क्या आप एक दिन में 450 क्वेश्चन कर सकते हो? ये मैं तब बात कर रहा हूँ कि जब सिर्फ आप पूरा दिन रात एक ही काम कर रहे हो, प्रीवियस ईयर सोल्व, तब जाके आप 450 क्वेश्चन भी क्या आप सोल्व कर सकते हो एक दिन में? मुझे पूरा यकीन है आप नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। 100 से 150 तब जब आप बस दिन रात एक ही काम कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वे भी आईआईटी। बाकी इस चीज़ें आपने हटा दी तो ये बहुत गलत रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि भाई ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेते हैं, हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आपके पास टाइम इतना नहीं है। आपके पास एटलीस्ट 3-4 मंथ्स होने चाहिए थे ये सब सोचने के लिए, तब भी टाइम आपके पास कम पड़ जाता। एटलीस्ट 4-5 मंथ होने चाहिए थे ये सब करने के लिए। तो आगे हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हमारे मेन टॉपिक्स क्या रहेंगे। सबसे पहले तो हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि इन लास्ट मंथ में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, और जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं उनके लिए टाइम टेबल क्या रहेगा सबसे बेस्ट हमारे लिए, जिसे आप थोड़ा फॉलो कर सकते हो, और मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है, ये सबसे मेन टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये मानना ही होगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, जैसे मैंने पहले कहा है, इसीलिए हमारा मॉक टेस्ट और रिविजन, ये दोनों चीज़ जो है सबसे मेन होनी चाहिए। क्या चीज़ सबसे मेन होनी चाहिए हमारे पास? मॉक टेस्ट और रिवीजन। इसके बाद हमें अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, जो भी हमारे वीक टॉपिक्स है सिर्फ उनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, और हमें अपना यूटिलाइज करना है 100% ऑफ टाइम, सबसे मेन चीज़ है। इसलिए हम टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए कि कोई भी नई बुक को आपको इस स्टेज में रेफर नहीं करना है, क्योंकि आपसे हो नहीं पाएगी वे भाई, बिल्कुल स्टेज पे नहीं होगी। एक चैप्टर कर पाओगे 20 दिन में, कोई फायदा नहीं है, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए ऐसे। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिवीजन और मॉक टेस्ट, इन दोनों के बारे में। सबसे पहले भाई रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिल्कुल। सबसे पहले पॉइंट में मैंने लिख रखा है, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नए टॉपिक कर रहे हो और आप पुराने टॉपिक अपने भूलते जा रहे हो। इसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस है, बहुत ज़्यादा। आपको पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करना है, उसके लिए हमने टाइम टेबल में बात किया कि आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो रिवीजन को। तो मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट को 11 से 1, मॉर्निंग के 11 से 1 के टाइम में दीजिए, मतलब 11 AM टू 1 PM के बीच में, ये मॉर्निंग के 3 आवर्स में के बीच में मॉक टेस्ट को दीजिए, क्योंकि इसी टाइम में ही आपका आईआईटी का एग्जाम हो रहा होगा और आपको कहीं ना कहीं उस टाइम में 3 घंटे के लिए बैठने की आदत पड़ जाएगी। उस टाइम में आपका बायोलॉजिकल कुछ भी होएगा और आपका ब्रेन जो है उस टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो उस टाइम में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, तो आपको उन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। डोंट गिव अप। आपको उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ट्राई करना है, ट्राई करना है और ट्राई करना है।
इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हो। 3 घंटा आपको पूरा बैठ के मॉक टेस्ट देना चाहिए, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और आपको बस वीकली 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं अभी, इससे ज़्यादा नहीं देना है। क्यों 2 से 3 देने हैं? क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपकी जो मिस्टेक्स होंगी उन्हें आपको एनालाइज करना है। और ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपको एक तरह से रिवीजन के लिए भी वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सारी ही टॉपिक्स को सारी टॉपिक से क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे। और आपको यहाँ से ये भी पता चलेगा ये टॉपिक मेरा वीक टॉपिक है, तो आप उस वीक टॉपिक को एनालाइज कीजिए और उस पर काम कीजिए। उस पर क्या काम करना है? उस टॉपिक को आपको अबव एवरेज अपने लिए बना के रखना है, जिससे आपके क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के जो होते क्वेश्चंस वे आप कर पाओ IIT के एग्जाम में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है? तो आप कॉन्सेप्ट्स के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स के लिए। यहाँ पर अभी हम सबसे पहले बात करते हैं PCM वाले बच्चों के लिए। PCM वाले बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट ये रहेगा कि PCM वाले बच्चे जेई फील्ड से हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जेई मेंस के PYQ पहले कर रखे होंगे। तो जेई मेंस के अगर आप PYQ IIT के लिए करते हो, लास्ट 2-3 ईयर्स में आपके 30-40 से भी ऊपर क्वेश्चंस पा जाएंगे। तो आप इतने भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर ले तो पर चैप्टर आपका टारगेट ये रहना चाहिए अराउंड मैं 30 क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो लास्ट 2-3 ईयर्स में बस लास्ट 30 क्वेश्चंस आप कर लीजिए, जो आपके वीक टॉपिक्स है उसके मोस्टली करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट ये रहेगा कि इनऑर्गेनिक के लिए NCERT जो है वो मस्ट है। NCERT को रीड आपको करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्योंकि NCERT रीडिंग के बिना इनऑर्गेनिक में नंबर ले आना इज नॉट दैट मच इजी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT जो है वो एक तरह से वरदान है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे जैसे कि बहुत सारे ऐसे PCM वाले भी बच्चे होंगे जिनकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं रही होगी, तो उन बच्चों को NCERT और एग्जाम्पलर ये दोनों बुक्स को फोकस करना चाहिए, रादर देन कि आप जेई मेंस के PYQ करें। जेई मेंस के PYQ काफ़ी डिफिकल्ट है और वह आपसे हो नहीं पाएंगे स्टेज पे, इसीलिए आप उन पे ज़्यादा मत फोकस कीजिए, क्योंकि IIT के क्वेश्चन जो मोस्टली है वे जेई मेंस से नीचे लेवल के हैं, बिल्कुल नीचे लेवल के हैं। IIT की मैथमेटिक्स उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलमोस्ट इक्वल है जेई मेंस के, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वे IIT की जो है वे इजी है, काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू जेई मेंस। अब जिन बच्चों ने बायोलॉजी बिल्कुल नहीं शुरू किया है उन्हें एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए कि आप 3 यूनिट्स, उसमें बहुत सारे यूनिट है, 6-7 यूनिट आई थिंक, उसमें से आप 3 यूनिट एटलीस्ट करके जा रहे हो, 2 to 3 यूनिट एटलीस्ट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हो सकते हैं PCM वाले बच्चों के लिए, बायोलॉजी के लिए। सबसे मेरे को इजी जो चैप्टर्स लगते हैं उन्हें मैंने इंपॉर्टेंट रखा है और उनसे क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी। इकोलॉजी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इकोलॉजी बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है ये। तो इकोलॉजी को आप पूरी तरह से यूट्यूब के थ्रू आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कीजिए। डायरेक्टली आप अगर NCERT पढ़ोगे तो शायद आपको इतना नहीं समझ आएगा। अगर आप एक बार YouTube के थ्रू पढ़ लीजिए, YouTube में जाइए, वीडियोस देखिए, और इसके बाद सीधे यहाँ पर आपको NCERT नीट के PYQ करने हैं। और अगर आपको थोड़ा और कुछ करना है तो NCERT एग्जाम्पलर के भी पीछे के क्वेश्चंस कर सकते हो, पर नीट के PYQ जो होते हैं वे मोर देन सफिशिएंट है। आप कितनी कर सकते हैं? नीट साल में एक बार ही होता है, तो यहाँ पर आप 5 to 8 ईयर्स के PYQ एटलीस्ट करिए, इससे भी ज़्यादा PYQs आप कर सकते हो बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी के PYQs तो बस देखना और टिक करना होता है, इसलिए इतना ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, इतना ज़्यादा आपका टाइम इसमें नहीं जाएगा। इकोलॉजी के अलावा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का आपको चैप्टर जरूर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इवोल्यूशन के थोड़े बहुत बेसिक्स आपने 10th क्लास में कर रखे होंगे। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये वाला भी टॉपिक करना है, क्योंकि ये भी टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। और तो आप इन कुछ टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हो बायोलॉजी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो PCB वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। PCB वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एटलीस्ट उन्हें NCERT एग्जाम्पलर को सोल्व करना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जेई मेंस के PYQ। NCERT एग्जाम्पलर्स के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो है वे PCB वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जो भी बच्चे हैं जो जेई मेंस के पीवाईक्यू पहले शुरू कर दिए हैं, तो प्लीज़ उन्हें और उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए, जेई मेंस के पीवाईक्यू को ही करिए। लेकिन जिन्होंने शुरू नहीं किया है वे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी ऑनलाइन, बहुत ईजी, एनसीईआरटी की वेबसाइट में बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस है उनमें बस ऑब्जेक्टिव वाली जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे एमसीक्यू 1 एमसीक्यू 2 हो, मैच द फॉलोइंग हो, कुछ भी है, वे सारे आपको करने चाहिए। आप वहां से आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से विच चेक करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और उसी ही कुछ तरीके से आपको आईआईटी में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ मैं ये। इसके बाद सेम पॉइंट है, इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी मस्ट है। और मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर 7 to 8 चैप्टर टारगेट्स करने हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं, जो इजी चैप्टर्स हैं जो आप कर पाओगे इस स्टेज पे, तो वे यही चैप्टर्स हैं। इसमें से भी अगर मैं आपको प्रेफरेंस के हिसाब से बताऊं, सबसे पहले कौन सा आपको चैप्टर करना चाहिए, तो सबसे पहले चैप्टर आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टारगेट करना चाहिए। इसका वेक्टर एंड 3D, इन 2 चैप्टर्स को टारगेट कीजिए। इसके बाद स्टेटिस्टिक्स, ये बहुत ईजी चैप्टर है, इससे अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको बस यूं परोस के दे दिया गया है क्वेश्चन, और कुछ पता नहीं है, इससे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन को आपको टारगेट करना चाहिए और कॉनिक सेक्शन आपको टारगेट करना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको वो चैप्टर्स नहीं टारगेट करना चाहिए। ये आपको 6 ही बस चैप्टर्स अगर आप टारगेट कर लेते हो, ये वैसे 7 चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट भी आप देखोगे तो ये 2 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, तो ये बस कीजिए। और पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी जेई मेंस के पीवाईक्यूज को टच नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल है, धज्जियाँ उड़ जाएंगी आपकी। इसलिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन दोनों को बस आप टारगेट कीजिए। एनसीईआरटी बहुत इजी है, बस एक बार देखिए आप, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपसे हो जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आप स्किप करके कर सकते हो, आपको पता होगा सिमिलर क्वेश्चन से, तो स्किप करके एक बार थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए एनसीईआरटी के थ्रू, और सीधे एग्जाम्पलर में कूदिए। ज़्यादा टाइम आपको एनसीईआरटी को नहीं देना है, एग्जाम्पलर में आपको टाइम स्पेंड करना है, बट ऐसा भी ना हो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं बने और एग्जाम्पलर में आप डायरेक्ट कूद रहे हो, तो आपसे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नहीं होंगे। जब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके यहाँ पर जेईई मेंस के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको जो आपके पास आईआईटी के पीवाईक्यूज पड़े होंगे आईआईटी की वेबसाइट्स में, या हमारे पास यहाँ पर आईआईटी के पीवाईक्यूज पड़े हैं, तो हम उसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ मॉक टेस्ट। किस पीरियड में, जब हम नॉर्मल मॉक टेस्ट किसी का दे रहे हो तब उसके बीच में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जाके आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। मैंने पहले भी बात कर रखी है मॉक टेस्ट के बारे में, आप कहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हो। वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कुछ सॉल्यूशंस गलत दे रखे हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव अदर ऑप्शन। तो आप ये कीजिए, और आईआईटी के मॉक टेस्ट को आईआईटी के पीवाईक्यू को मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कीजिए, और मतलब ये आपको एक तरह से टेस्ट करेगा कि आप कितना स्कोर कर सकते हो, एक्चुअल जो पेपर आएगा उसके हिसाब से आप कितना स्कोर कर सकते हो। इसके बाद हम टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं कि टाइम टेबल आपका किस तरीके से हो सकता है। आप अगर आपको टोटली अपना टाइम पूरा यूटिलाइज करना है, तो ये टाइम टेबल मैंने जनरल टाइम टेबल लिख रखा है, इसे आप अपने हिसाब से बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप थोड़ा लेट उठ रहे हो, थोड़ा लेट सो रहे हो, उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। पर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। सबसे मेन जो है फिर है मॉर्निंग वॉक। अगर आप मॉर्निंग वॉक या कोई फिजिकल एक्टिविटी दिन में नहीं कर रहे हो, तो आपका ब्रेन उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा और आप अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमें पूरा टाइम यूटिलाइज करना है 100%, इसलिए आपको मॉर्निंग वॉक मस्ट, बिल्कुल मस्ट। 5 to 6 PM में आप जा सकते हो मॉर्निंग वॉक के लिए, ये तो टाइम आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप 6 to 8 PM में अपना खाना पीना नहाना धोना जो भी करना है वे आप इस टाइम में करिए। 2 घंटे बहुत ज़्यादा है आपके लिए ये सब कुछ करने के लिए। इसके बाद जैसे ही आपका वे सब खत्म होता है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, और 8 बजे से आप लग जाइए पीसीएम वाले बच्चे बायो को पढ़ना शुरू कर दीजिए, और पीसीबी वाले बच्चों मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब से जाइए, कॉन्सेप्ट्स देखिए, कॉन्सेप्ट्स की वीडियो और प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर नीट के पीवाईक्यू इनके थ्रू। तो और मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को देख सकते हैं। इसके बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट लेना है। इसका 11 से 1 बजे आपको देना है मॉक टेस्ट, जो कि वीक में 2 से 3 दिन ही बस आपको देना है। और जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होंगे उस दिन आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। किन सब्जेक्ट्स की, पीसीएम या पीसीबी की भी दे सकते हो, या फिर आप नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वीक पॉइंट्स जो भी आप मॉक टेस्ट में
जो मॉक टेस्ट में जो आपके वीक पॉइंट्स आप एनालाइज करोगे कि ये मेरा टॉपिक वीक है, उनके जाइए, उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, उनके क्वेश्चंस के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे आपको करना है। ऐसे नहीं करना है कि मॉक टेस्ट बस दे दिए, मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालाइज करना है कि ये टॉपिक्स मेरे वीक है भाई, इस पे मुझे काम करना है, ये कॉन्सेप्ट मेरा गलत हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट मेरा बार बार गलत हो रहा है, मेरे को ये चैप्टर एक बार दोबारा से देखना चाहिए। इस तरीके से, ये नहीं कि आपने थोड़ा थोड़ा लेवल पे कुछ चैप्टर्स कर लिया और यहाँ आपसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप जाइए, दोबारा से देखिए और आइए उन वीक चैप्टर्स को यूट्यूब के हेल्प से उन कॉन्सेप्ट्स को समझिए और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए उनकी। इसके बाद आपको रेस्ट लेना आराम से 1.5 आवर का। इस टाइम में आप थोड़ा सो सकते हो, नैप वगैरह जो भी कहते हैं भी आप ले सकते हो। उस टाइम में बहुत ज़रूरी है थोड़ा बहुत सोना, क्योंकि इससे आपका ब्रेन जो है वो रिस्टार्ट हो जाता है और फिर और भी मोर एफिशिएंटली वर्क करता है ब्रेन आपका। तो इस 2:30 से 5:30 के बीच में आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो और मॉक टेस्ट के जो बेस पे जो आपके वीक टॉपिक्स आएंगे उन्हें उनके आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद 7:30 to 10:30 इसके बीच में 5:30 to 7:30 के बीच में आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम। इस टाइम में आप थोड़ा बहुत बाहर घूमने जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे आपका मूड फ्रेश रहे। ऐसा नहीं है कि आपको 4 कोठरी के अंदर ऐसे बैठ के हो और आप डिप्रेस होते जा रहे हो, ऐसे आपका दिमाग ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए थोड़ा बहुत आपको अपना माइंड फ्रेश करने के बारे में, घूम के दोस्तों से बात कर लिया थोड़ा बहुत, घर वालों से बात कर लिया थोड़ा बहुत, इस तरीके से। इसके बाद हम 7:30 से 10:30 के बीच में हमारा टारगेट यहाँ रहेगा मेन रिवीजन का। और आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि रिवीजन में आपको मुश्किल से 1 या 1.5 आवर लगेगा। तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी फ्री टाइम रहेगा। उस टाइम में आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आपको वीक टॉपिक्स लग रहे हैं या फिर जो रिवीजन में टॉपिक्स आपने किया है उसी के ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप कर सकते हो। यहाँ पे जो रिवीजन में आपने टॉपिक्स किए हैं उसी के ही जो रिवीजन में आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया है, रिवीजन में आपने जो चैप्टर्स रिवाइज किए उसी के ही थोड़े बहुत प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपको करना है, ये तो आप ध्यान में रखिए। जो आप रिवीजन कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप क्वेश्चन सोल्व करना भूल गए उन चैप्टर्स के जो आप रिवाइज कर रहे हो, ये बहुत गलत होएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बहुत लंबी पहली वीडियो हो गई। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।